जब भारत आज़ाद हुआ तो उसके सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा था। एक ऐसी दुनिया में अपनी पहचान कैसे बनाई जाए जो पहले से ही दो बड़ी ताकतों के बीच बंटी हुई थी। चलिए आज भारत की उसी शुरुआती कहानी को समझते हैं जिसने उसकी आर्थिक और विदेश नीति की नींव रखी। हाँ, तो यही वो सबसे बड़ा सवाल था। एक नया नवेला देश दुनिया में अपनी जगह बनाता कैसे है। 1947 में आज़ादी मिलने के बाद ये भारत के लिए सिर्फ एक सवाल नहीं था, बल्कि ये उसके वजूद की सबसे बड़ी चुनौती थी। अब देखिए, इस चुनौती से निपटने के लिए भारत के सामने दो बड़े मोर्चे थे जिन पर एक साथ काम करना था। पहला, देश की अपनी अर्थव्यवस्था को पैरों पर खड़ा करना, और दूसरा, दुनिया की राजनीति में अपनी एक स्वतंत्र और मजबूत पहचान बनाना। जरा उस दौर के बारे में सोचिए। दुनिया शीत युद्ध यानी कोल्ड वॉर की चपेट में थी। एक तरफ था अमेरिका का गुट और दूसरी तरफ सोवियत संघ का, और ठीक इसी तनाव भरे माहौल में भारत को सब कुछ बिल्कुल शून्य से शुरू करके एक मजबूत राष्ट्र बनाना था। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं भारत की राष्ट्रीय निर्माण की रणनीति के पहले स्तंभ की, यानी उसकी आर्थिक नीति की। तो भारत ने क्या किया? उसने ना तो पूरी तरह से अमेरिका वाला पूंजीवाद अपनाया, ना ही सोवियत संघ वाला समाजवाद, बल्कि एक बिल्कुल अलग, एक बीच का रास्ता चुना जिसे कहा गया मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसका सीधा सा मतलब ये था कि देश के विकास के लिए जो जरूरी बड़े बड़े उद्योग हैं वो सरकार चलाएगी, और साथ ही प्राइवेट कंपनियों को भी दूसरे क्षेत्रों में काम करने का पूरा मौका मिलेगा। यह एक तरह से संतुलन बनाने की कोशिश थी। और हाँ, ये सब कुछ हवा में नहीं हो रहा था। इसके पीछे एक पूरी सोची समझी प्लानिंग थी। मार्च 1950 में योजना आयोग यानी प्लानिंग कमीशन बनाया गया। इसका काम था देश के विकास का एक पूरा ब्लूप्रिंट तैयार करना, और इसी के तहत आई दूसरी पंचवर्षीय योजना जो 1956 से 1961 तक चली। इसका पूरा फोकस भारी उद्योगों पर था, जो किसी भी देश के औद्योगिक ढांचे की नींव होते हैं। और मजे की बात यह है कि ये प्लान सिर्फ कागजों पर नहीं रहे, इनका असर जमीन पर भी दिखने लगा। महानदी पर विशाल हीराकुंड बांध बनाया गया, चंबल नदी पर गांधी सागर बांध का निर्माण हुआ, और तो और रूस की मदद से भिलाई में एक बहुत बड़ा स्टील प्लांट भी लगाया गया। ये सब नए आत्मनिर्भर भारत के प्रतीक बन रहे थे। ये जो सारी नीतियां थी ना, जैसे ये प्लानिंग कमीशन और पंचवर्षीय योजनाएं, ये सब उस दौर के ऐतिहासिक दस्तावेजों का एक बहुत जरूरी हिस्सा बन गईं, जिन्होंने आने वाले भारत की दिशा तय की। अच्छा, तो इकोनॉमी की बात तो हो गई। अब चलते हैं भारत के दूसरे बड़े स्तंभ की तरफ कि आखिर उसने ग्लोबल स्टेज पर अपनी एक अलग आवाज कैसे बनाई। याद है, हमने बात की थी कि 1950s और 60s के दशक में दुनिया कैसी थी। मतलब एकदम दो हिस्सों में बटी हुई। एक तरफ अमेरिका और उसके साथी देश थे जिन्हें वेस्टर्न ब्लॉक कहते थे, और दूसरी तरफ सोवियत संघ और उसका खेमा यानी ईस्टर्न ब्लॉक। ऐसे में सबके मन में एक ही सवाल था, भारत किसका साथ देगा, अमेरिका का या फिर सोवियत संघ का? जवाब था किसी का नहीं। भारत ने एक रास्ता चुना जिसका नाम था गुटनिरपेक्षता या नॉन अलाइनमेंट। प्रधानमंत्री नेहरू के नेतृत्व में यह एक बहुत ही सधा हुआ कदम था। मतलब साफ था, हम ना तो किसी सैन्य गुट में जाएंगे ना किसी राजनीतिक गुट में। हम अपनी आवाज, अपनी विदेश नीति आजाद रखेंगे। और कमाल की बात यह है कि ये सोच सिर्फ भारत की नहीं थी। इसने धीरे धीरे एक पूरे मूवमेंट, एक आंदोलन को जन्म दे दिया। इसकी शुरुआत हुई 1945 में संयुक्त राष्ट्र के बनने के साथ, जहां नए नए आजाद देशों को अपनी बात कहने का एक मंच मिला। और फिर आया साल 1955, जब इंडोनेशिया के बांडुंग शहर में एक ऐतिहासिक कॉन्फ्रेंस हुई, जहां इन नए देशों ने मिलकर एक तीसरा रास्ता बनाने का फैसला किया। जरा सोचिए, उस बांडुंग सम्मेलन में एशिया और अफ्रीका के एक दो नहीं, पूरे 29 देश, वो देश जो अभी अभी आजाद हुए थे, वो सब एक साथ आए थे। ये इतिहास में शायद पहली बार हो रहा था कि ये देश बिना किसी बड़ी पश्चिमी ताकत के दखल के अपनी शर्तों पर दुनिया के बारे में बात कर रहे थे। और इस पूरे गुटनिरपेक्ष आंदोलन को जो शक्ल दी, उसमें कुछ देशों का बहुत बड़ा हाथ था, जैसे कि भारत, मिस्र, युगोस्लाविया और घाना। ये इस आंदोलन के मुख्य नेता थे। तो हमने देखा कि कैसे आज़ादी के ठीक बाद भारत ने अपनी नींव दो बहुत मजबूत पिलर्स पर रखी, एक मजबूत घरेलू अर्थव्यवस्था और एक पूरी तरह से स्वतंत्र विदेश नीति। कह सकते हैं कि ये जो गुटनिरपेक्षता की नीति थी ना,
यही वर्ल्ड स्टेज पर भारत के लिए नेहरू का सबसे बड़ा विजन थी, उनका गाइडिंग प्रिंसिपल। ये सिर्फ एक पॉलिसी बनकर नहीं रह गई, बल्कि ये भारत की पहचान का एक अहम हिस्सा बन गई। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये दोनों पिलर्स अलग अलग नहीं थे, ये एक दूसरे को सपोर्ट करते थे, एक दूसरे को मजबूती देते थे। कैसे? देखिए, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होने से भारत को वो आत्मविश्वास मिला जिससे वो दुनिया में किसी के दबाव में आए बिना अपनी स्वतंत्र विदेश नीति पर चल सका। क्योंकि जब कोई आर्थिक रूप से किसी पर निर्भर नहीं होता, तभी तो वो दुनिया में अपनी शर्तों पर बात कर सकता है। और आखिर में एक सवाल कि उन शुरुआती सालों में लिए गए ये जो बड़े फैसले थे, चाहे वो अर्थव्यवस्था के हों या विदेश नीति के, उनका आज के भारत पर कितना और कैसा असर दिखता है, इस पर जरूर सोचिएगा।